Hello everyone, today we will study Unit 4 in the subject Engineering Mechanics. जिसका कोड है 2005 and the Unit 4 is Centroid and Center of Gravity. So let me start. यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड के बारे में। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई भी पार्टिकल होता है, कोई भी वस्तु होती है, पार्टिकल होता है, तो उस पर कॉन्स्टेंटली क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और यह ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है? जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर जो है लगाती है। ओके, तो यहाँ जो कोई भी वस्तु होती है, कोई भी बॉडी होती है, जैसा हमें पता है कि कोई भी वस्तु या बॉडी क्या होती है, बहुत सारे पार्टिकल से मिल करके यहाँ जो है बनी होती है। तो ईच पार्टिकल इज अट्रैक्टेड बाय अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ टुवर्ड इट्स सेंटर। तो यहाँ जो भी वस्तु है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और हर पार्टिकल पे क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। किसकी तरफ? जो पृथ्वी का जो सेंटर है उसकी तरफ एक फोर्स लगता है। ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार से अगर आपके पास ये अगर पृथ्वी हो गई, अगर आपके पास अगर ये हमारे पास पृथ्वी है, ओके, तो इस प्रकार से सेंटर की तरफ, इसका जो सेंटर पॉइंट है इसकी तरफ क्या होता है, हर पार्टिकल पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ओके, ऑन दी एवरी पार्टिकल। जैसे यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर 5 पार्टिकल पर जो है फोर्स लगता हुआ बताया गया है। बाकी बहुत सारे पार्टिकल होंगे यहाँ पर। ओके, इसी प्रकार से इसको हम और डायग्राम समझते हैं इस प्रकार से कि कोई भी आपके पास वस्तु है तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई और हर पार्टिकल पे क्या होगा, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है पृथ्वी के द्वारा। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो वस्तु है आपके पास वो क्या है, बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू अर्थ साइज। तो यहाँ जो फोर्स की जो डायरेक्शन है, एक्चुअली फोर्स क्या होता है, फोर्स लगता है सेंटर की ओर, तो वो लगेगा कुछ इस प्रकार से। इट मीन्स टुवर्ड द सेंटर, तो क्या होगा, एक पॉइंट पे क्या होगा, कन्वर्ज होगा। एट द सेंटर द ऑल लाइन मीट एंड कन्वर्जेस टू द सेंटर। ओके, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है अर्थ के सेंटर और वस्तु के बीच में, और ये जो पार्टिकल है वो काफ़ी छोटा भी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस फोर्स की लाइन को हम जो है पैरेलल मान सकते हैं इस प्रकार से। वी कैन एज्यूम पैरेलल लाइन्स ऑफ फोर्स, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटेशन। हम ये मान सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सभी पार्टिकल पे इस प्रकार से जो है सीधे जो है नीचे की तरफ लग रहा है। ओके, ठीक है। Since body is negligible in comparison with Earth, all forces are considered to be parallel with each other. Okay, हमने सभी फोर्स को क्या मान लिया, एक दूसरे के पैरेलल मान लिया और वर्टिकली डाउनवर्ड मान लिया। ओके, अब इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है, अब जैसे कि यहाँ पर जितने पार्टिकल है, ओके, जैसे यहाँ पर हमने जो 5 पार्टिकल का हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स देखा है, तो इन 5 पार्टिकल का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट कहाँ होगा? एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन द रिजल्टेंट फोर्स। ओके, The resultant of all this force act at a point which is known as center of gravity। देखिए यहाँ से जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि वह बिंदु, वह पॉइंट जहाँ से इनका जो है इन सभी पार्टिकल का जो रिजल्टेंट होता है वो पास होता है, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारे पार्टिकल हैं, देयर आर वी हैव अ नंबर ऑफ पार्टिकल। ओके, और सभी पार्टिकल पे क्या होगा, एक जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब इन सब पे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स हर पॉइंट पे। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, the resultant of all this gravitational force is known as resultant force, resultant gravitational force। और यह resultant gravitational force जिस बिंदु से पास होगा वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा आपके पास CG। मीन्स वह पॉइंट कौन सा है जिस पे हम सारे ही मास को हम जो है केंद्रित मान सकते हैं, वह बिंदु कौन सा है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जितना भी मटेरियल है उसको हम क्या मान सकते हैं, केंद्रित मान सकते हैं कि सारा भार जो है यहीं पे लग रहा है, यानी कि सारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसी बिंदु पर लग रहा है, हम उसको मान सकते हैं। दैट इज दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, सो एक और जो है कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, जैसे आपके पास ये बॉडी है, एनी ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो यहाँ पर हम जो पार्टिकल लेते हैं, जैसे पहला पार्टिकल, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से हमारे पास जो कई सारे पार्टिकल्स हैं उस पर हमने जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता हुआ दिखाया है, यानी कि हर पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ओके, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी? कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह बिंदु है जिस बिंदु से इनका जो है रिजल्टेंट पास होता है।
वह बिंदु जहाँ पर हम जो है मास को केंद्रित मान ले कि सारा मास जो है यहीं पे लग रहा है, या फिर जो सारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहीं पे लग रहा है, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स यहीं पे लग रहा है, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर इनका रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर के रिजल्टेंट होगा। इट मीन्स यहाँ पर ये जो बिंदु आपको दिख रहा है, इस बिंदु को हम बोलेंगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बॉडी। ओके, नाउ ओके, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ओके, हम देखने वाले हैं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होना क्यों जरूरी है, वाई वी नीड टू नो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, सो एक्चुअली इन द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हमारा पर्पज़ ये होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट वो क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, स्टेबल में रहे। अगर आप जो है किसी बॉडी को अगर सपोर्ट दें तो क्या रहे, वो इक्विलिब्रियम में रहे, साम्यावस्था में रहे। तो अब बताइए कि अगर मुझे इस बॉडी को साम्यावस्था में रखना है तो मुझे क्या करना होगा। एक्चुअली मुझे क्या करना होगा कि मुझे इस रिजल्टेंट के विपरीत एक बल लगाना होगा ताकि ये नीचे की तरफ ना आए, ये जो है अपनी पोजीशन पे स्थिर बना रहे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी को अगर आपको बैलेंस करना है तो इस केस में आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होना चाहिए कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर, हम क्या करेंगे वहीं पर जो है बल लगाएंगे ताकि वो जो है मूव नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो सपोर्ट दे देंगे इस पॉइंट पर ताकि इसका जो रिएक्शन फोर्स है वो अब लगे ऊपर की तरफ। देखिए अगर आपने यहाँ पे सपोर्ट दिया सीजी पॉइंट पर तो क्या होगा, अब इस बिंदु पर ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लगेगा और ये क्या करेगा, इस फोर्स को बैलेंस कर देगा इस प्रकार से। ओके, दिस वायलेट वेक्टर इज शोइंग दी सपोर्टिंग फोर्स। ओके, तो इससे क्या होगा, सपोर्टिंग फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, सपोर्टिंग फोर्स जो है किसको बैलेंस करेगा, ये जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स उसको यहाँ पर जो है बैलेंस यहाँ पर ये करेगा। ओके, तो इसको बोलते हैं हम सपोर्टिंग फोर्स या रिएक्शन फोर्स बाय द सपोर्ट। तो इसलिए यहाँ पर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होना जरूरी है। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे बैलेंस आप जो इसको ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है कि आप क्या करें, हाँ इसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रेंट बोलेंगे। रिजल्टेंट के विपरीत जो बल लगता है उसको हम इक्विलिब्रेंट बोलते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जो है सीजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर वस्तु का हमें जो सीजी पता होना चाहिए ताकि हम उसको आसानी से जो है बैलेंस कर सकें टेक्निकली। ओके, नाउ कि जरूरी नहीं कि आप जो केवल एक ही सपोर्ट दें यहाँ पर। ओके, देखिए पर्पज़ अपना ये है कि यहाँ पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तभी जाकर के बैलेंस होगा, वो भी इस बिंदु पर लगना चाहिए नेट फोर्स। अगर यहाँ लगेगा तभी बैलेंस नहीं होगा, अगर इधर लगेगा तभी बैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं जो है दो सपोर्ट का यूज़ करूँ, यहाँ पर जो एक सपोर्ट लगाया बीच में, अगर मैं इसको ना यूज़ करूँ और दो सपोर्ट का यूज़ करूँ, एक इधर और एक इधर, तो क्या होगा, अब इन दोनों का जो सपोर्ट जो जनरेट हो रहा है, यहाँ जो रिएक्शन जनरेट होगा और यहाँ जो रिएक्शन जनरेट होगा, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, उनका रिजल्टेंट जो है ऑब्वियसली यहाँ पर ऊपर की तरफ लगेगा, जो किसको बैलेंस करेगा, वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगा। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम ये करना चाह रहे हैं कि ये जो टोटल रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस हो जाए। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि हम जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं वो क्या करें, वो जो सीजी पॉइंट से पास हो ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट यहाँ पर पता होना बहुत ही आवश्यक है बैलेंसिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने जो है दो चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड। तो इन दोनों चीज़ को हम यहाँ पे जो समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखते हैं हम यहाँ पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज पॉइंट थ्रू विच रिजल्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट फॉर एनी ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी। यानी कि बॉडी की किसी भी ओरिएंटेशन के लिए, किसी भी स्थिति के लिए जितने भी पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट जिस पॉइंट से पास होता है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ओके, और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, किसी भी बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होगा, एक बिंदु होगा, वो बिंदु कहाँ होगा तो वो डिपेंड करेगा बॉडी के शेप पर, कि बॉडी है उसका शेप क्या है, साइज क्या है, उस पर ये जो है डिपेंड करेगा कि शेप कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। ओके, नाउ कुछ जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स वो देख लेते हैं। अ बॉडी हैज़ ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि एक अगर कोई बॉडी है तो उसके अंदर केवल एक ही बिंदु होगा जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे, जहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्सेस का रिजल्टेंट पास होगा। ओके, सेकंड है कि ये लोकेशन जो है चेंज नहीं होती है। आप बॉडी को जो है कैसे भी घुमा दीजिए, कैसे भी जो है ओरिएंटेट कर दीजिए, आप उसको जो है हॉरिजॉन्टली रखिए, वर्टिकली रखिए, एंगल पे रखिए, लेकिन उसका जो सीजी पॉइंट है वो फिक्स है। एक बॉडी के अंदर एक ही सीजी पॉइंट होगा और वह पॉइंट ओरिएंटेशन के साथ चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर, भले आप उसको कैसे भी रखिए, यानी कि एक बॉडी का जो है एक ही सीजी पॉइंट होता है, एक ही लोकेशन होती है जिसको हम सीजी पॉइंट कहते हैं, एक ही बिंदु होता है जिसको हम सीजी पॉइंट बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बोलते हैं,
और वह चेंज नहीं होता है। ओके, थर्ड इज इट लाइज इन अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इफ एनी ऑफ बॉडी, द प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ बॉडी इज अ प्लेन थ्रू विच बॉडी सच दैट मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल ऑन आइदर साइड। देखिए, अगर प्लेन अगर सिमेट्रिक है, अगर प्लेन सिमेट्रिक है, सॉरी, अगर जो बॉडी है अगर वो सिमेट्रिक है तो उसका सीजी पॉइंट कहाँ लाई करेगा, जो सिमेट्रिक लाइन है उस पर कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, जैसे कि ये जो रेलवे ट्रैक है, अगर हम रेलवे ट्रैक की जो ये रेल्स है अगर उसको हम देखें यहाँ पर, तो इनका जो शेप होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, तो इस केस में ये जो आपको शेप दिख रहा है वो शेप क्या है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर ये वर्टिकल एक्सिस हो गई आपके पास, तो इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या देखिए, लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन क्या, दोनों इक्विवेलेंट है। ओके, ऊपर भी इक्विवेलेंट है, बॉटम में भी इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो शेप आपको दिख रहा है वो क्या है, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है बोथ साइड में। तो इस केस में इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा वो इस एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ओके, तो जब कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक होता है तो उसका सीजी पॉइंट कहाँ लाई करता है, उसका सीजी पॉइंट उस सिमेट्रिसिटी की जो लाइन है उस लाइन पर ही कहीं ना कहीं मौजूद होता है। तो ये हमें थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है। थर्ड इज इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। सीजी पॉइंट क्या होता है, इमेजिनरी होता है, जो हम मान के चलते हैं कि इस बिंदु से सारे ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्टेंट पास होगा। और ये जो पॉइंट है वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका सीजी पॉइंट ऐसा नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही कहीं होना चाहिए, बाहर भी हो सकता है। कैसे देखते हैं यहाँ पर, जैसे एक आपके पास एग्जांपल है। ओके, दिस इज द एग्जांपल। ये कोई जो है एल शेप का सेक्शन है। ओके, एल शेप का सेक्शन है, इसका सीजी पॉइंट जो आता है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर कहीं आता है, मीन्स बॉडी के बाहर है। ये जो जी पॉइंट कहाँ पर है, बॉडी के बाहर है। मतलब अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना है तो आपको यहाँ पर इसको सपोर्ट देना होगा। यहाँ पर कैसे सपोर्ट देंगे, कुछ लिंक अटैच करके हम यहाँ पे जो सपोर्ट देंगे, बट आपको सपोर्ट यहाँ देना होगा तभी जाकर के ये कंप्लीटली बैलेंस होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं हम सीजी पॉइंट, कि ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के अंदर भी, बॉडी के अंदर भी हो सकता है। ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें देखी, पहला सेंटर ऑफ ग्रेविटी और दूसरा सेंट्रॉइड। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्लियर हो गया कि जहाँ पर मास केंद्रित मानते हैं, वजन केंद्रित मानते हैं, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। बट इन द केस ऑफ प्लेन, अगर आपके पास कोई अगर जो है प्लेन सरफेस है जिसमें वजन जीरो है, अगर कोई ऐसा प्लेन सरफेस है, कोई जो है एरिया है, कोई लाइन है, ओके, कोई एरिया है, कोई लाइन है जिसका वजन नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम सेंट्रोइड कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब कहेंगे, जब उसमें वजन होगा, मास होगा, और जब वजन या मास नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। तो जो प्लेन फिगर्स हैं जैसे कि रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, सर्कल, लाइन, ठीक है, इनमें क्या होता है, केवल लेंथ होती है, या तो एरिया होता है, या तो केवल वॉल्यूम। जैसे कि रेक्टेंगल की बात करें तो क्या होता है, रेक्टेंगल में केवल एरिया होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई से आप एरिया निकाल देंगे। ओके, तो इस प्लेन फिगर के लिए मास और वेट नहीं होता है, तो इस केस में सेंट्रोइड वह पॉइंट होगा जहां पर हम सारे एरिया को, सारे वॉल्यूम को हम क्या मान सकते हैं, केंद्रित मान सकते हैं कि सारा एरिया जो है इसी पॉइंट पर केंद्रित है। ओके, अ पॉइंट वेयर इंटायर लेंथ या फिर एरिया और या फिर वॉल्यूम इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंट्रोइड। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह ही सेंट्रोइड है, बस अंतर इतना है कि सेंट्रोइड निकलता है प्लेन फिगर के लिए, प्लेन सरफेस के लिए जिसमें वजन नहीं होता है। ओके, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जिसमें वजन होता है, और हमें मान के चलते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या होता है, पूरा वजन यहाँ पर जो है केंद्रित है, कि सारे जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्स है उनका रिजल्टेंट जो है इस बिंदु से पास होने वाला है। ओके ओके, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो इस केस में सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ओके, द टर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्लाइज टू बॉडी विथ मास एंड वेट। देखिए, जिस बॉडी में मास और वेट होगा इसमें हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज करेंगे। और सेंट्रोइड अप्लाई टू द प्लेन फिगर विच हैव एरिया ओनली बट नो मास।
जब कोई प्लेन सरफेस है, प्लेन फिगर है जिसमें मास नहीं है, केवल एरिया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेंट्रोइड हम यहाँ पर मान के, सेंट्रोइड बिंदु हम इनको बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंट्रोइड बोलते हैं। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे यहाँ पर सेंट्रोइड के कुछ अपने पास जो है प्लेन फिगर हैं। तो उन प्लेन फिगर्स का सेंट्रोइड कहाँ पर, यानी कि वह बिंदु कौन सा है जहाँ पर हम जो है पूरे एरिया को केंद्रित मान सकते हैं। ओके, तो इस केस में हम देखते हैं सबसे पहले रेक्टेंगल। ये कुछ जो है स्टैंडर्ड आपके पास शेप हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, सेमी सर्कल एंड क्वार्टर सर्कल। तो चलिए हम यहाँ पर जो है सेंट्रोइड देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक होगा उसका सेंट्रोइड कहाँ पर होगा, सिमेट्रिक लाइन पर ही कहीं ना कहीं। देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है आपके पास रेक्टेंगल क्या है कि एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक और एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। इट मीन्स हमें क्या पता चला यहाँ पर कि इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, जो सेंट्रोइड होगा, वो इस जो है मिड में कहीं होगा यहाँ पर। दिस इज द सेंटर पॉइंट, सेंट्रोइड। ओके, इसी प्रकार यहाँ पर जो है सेंट्रोइड यहाँ पर होगा। ओके, इन द केस ऑफ सर्कल सेंटर्ड पॉइंट आपका यहाँ पर। ओके, इसी प्रकार अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये ट्रायंगल एक्चुअली क्या है कि ये जो आपके पास वर्टिकल एक्सिस है इसके अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये कि इसका सेंट्रोइड कहाँ पर होगा, इस लाइन पर ही कहीं ना कहीं सेंट्रोइड इसका होगा। ओके, तो इसका सेंट्रोइड होता है हमारे पास हाइट जो है h/3 पर। ओके, तो ये आपके पास हो गया जो है सेंट्रोइड पॉइंट हो गया यहाँ पर। ओके, एंड द हाइट इज h/3। अगर इसकी टोटल हाइट अगर h है, ओके, तो सेंट्रोइड पॉइंट कितना ऊपर होगा, ये जो है h/3 इस बेस से ऊपर होगा और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इस जो है ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल ना ही एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, ना ही वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसका जो सेंट्रोइड पॉइंट होगा वो आपके पास यहाँ कहीं होता है। ओके, और हम इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो इस कॉर्नर से इसकी डिस्टेंस होती है आपके पास, ये डिस्टेंस हम देखते हैं। ओके, सो अगर यहाँ पर अगर ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, अगर इसका बेस अगर b है, द बेस इज b एंड हाइट इज h। ओके, एंड हाइट इज h। तो इस केस में द डिस्टेंस ऑफ दिस CG पॉइंट इज सेंट्रोइड इज, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास b/3 और ये जगह आपके पास h/3। ओके, तो ये कुछ जो है हमने जो सेंट्रोइड पॉइंट यहाँ पर देखे। इसी प्रकार से अगर हम इस जो है सेमी सर्कल की बात करें तो फॉर दिस सेमी सर्कल, एक्चुअली सेमी सर्कल क्या होता है, देखिए सेमी सर्कल क्या है, आपके पास ये जो सिमेट्रिक है वर्टिकल के अबाउट, इट मीन्स यहाँ पे जो सेंट्रोइड पॉइंट है वो इस लाइन पर ही कहीं ना कहीं हमें जो है प्राप्त होगा। ओके, और यहाँ पर जो सेंट्रोइड पॉइंट होता है उसकी हाइट होती है यहाँ पर कहीं आपके पास जो सेंट्रोइड पॉइंट मिलेगा आपको, और इसकी हाइट जो होती है वो होती है यहाँ पर 4r/3π। ओके, इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें क्वार्टर सर्कल की, तो ये ना ही एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, ना ही वाई के अबाउट सिमेट्रिक है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो सेंट्रोइड होगा वो इस प्रकार से यहाँ पर कहीं होगा। ओके, और इसकी इस एज से डिस्टेंस और इस एज से डिस्टेंस अगर हम निकालें तो दोनों ही सेम आएंगे, और वो सेम क्या होंगे, और वो होगा आपके पास 4r/3π, और यहाँ पे भी क्या आएगा 4r/3π। ओके, तो इस प्रकार से जो स्टैंडर्ड शेप है इसका हमने जो है सेंट्रोइड पॉइंट हमने देखा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल एंड क्वार्टर सर्कल। ओके, अब यहाँ पर सेंट्रोइड पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है। तो आप पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं, पॉइंट इज डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट्स। ओके, किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट अगर आपने बता दिए, इसका मतलब आपने उस बिंदु की पहचान बता दी, उस बिंदु की आपने जो है लोकेशन बता दी। ओके, तो अगर आप कोऑर्डिनेट बताना चाहते हैं तो आपको एक एक्सिस मानना पड़ेगा, एक जो है मूल बिंदु मानना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर
अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से इस बिंदु को मैंने मान लिया है सेंट्रोइड, सॉरी 0 पॉइंट, और यहाँ के पास हो गया एक्स एक्सिस एंड दिस इज दी वाई एक्सिस। सो फॉर दिस केस सीजी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए अगर ये आपके पास विड्थ है, विड्थ इज बी एंड डेप्थ इज डी, डायमेंशन हो गई। ओके तो इस केस में इस बिंदु कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी b/2 हो जाएगी, और ये हाइट कितनी हो जाएगी d/2 हो जाएगी। तो इस केस में सीजी पॉइंट क्या हो जाएगा, इस केस में सीजी पॉइंट आएगा आपके पास एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स बार इक्वल्स टू b/2 एंड y बार इक्वल्स टू d/2। ओके इसी प्रकार से अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की डायमेंशन अगर हम ले लें साइड ए, ओके, और यहाँ हमने ले लिया है दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, मूल बिंदु एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके सो फॉर दिस केस दिस सीजी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a/2 और हाइट कितनी हो जाएगी भी a/2 हो जाएगी, दैट इज एक्स बार इक्वल्स टू a/2 एंड y बार इक्वल्स टू a/2। तो सीजी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या हो गए a/2, a/2। इसी प्रकार से अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें और हम इस ट्राइंगल में अगर ये सिमेट्रिक है तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ले लिया रेफरेंस पॉइंट 0 ओके, और यहाँ पर दिस इज द एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज द वाई एक्सिस। तो इस केस में आपके पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल्स टू 0 एंड वाई बार इक्वल्स टू h/3। ओके तो एक्चुअली हमें क्या करना है कि हमें जो जितने भी स्टैंडर्ड शेप हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इसमें हमें वह पॉइंट ध्यान रखना है जहाँ पर सेंट्रोइड इसका होता है। ओके जैसे सर्कल में सेंट्रोइड कहाँ होता है, एट द सेंटर होता है, और जो है इस ट्रायंगल में सेंटर कहाँ होता है, बेस से h/3 ऊपर होता है। ओके इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर इसको हम क्या मान लें 0 ओके, एंड दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। सो फॉर दिस केस एक्स बार वाई बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स बार इक्वल्स टू b/3 एंड वाई बार इक्वल्स टू h/3। ओके नाउ सेम फॉर द सर्कल, अगर आप सर्कल लेना चाहते हैं और सर्कल में मान लीजिए कि आपने इस प्रकार से आप जो कोऑर्डिनेट बना दें, ये आपके पास हो गया 0 पॉइंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो इस केस में कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएंगे सीजी के, ये हो जाएगा आपके पास r, इट मीन्स ये भी रेडियस होगी और ये भी आपके पास रेडियस हो गया। नेक्स्ट फॉर द सेमी सर्कल, यहाँ पर आप क्या मान लें, रेफरेंस पॉइंट मान लें, और ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस और ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस। सो फॉर दिस केस द CG पॉइंट इज x0 एंड y बार इज 4r/3 पाई। ओके और सेम अगर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा, फॉर दिस आपको मानना है 0 पॉइंट रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स बार इक्वल्स टू 4r/3 पाई एंड y बार इज आल्सो 4r/3 पाई। ओके तो ये जो है हमने स्टैंडर्ड जो शेप है इसका हमने जो है सेंट्रोइड पॉइंट देखा कि सेंट्रोइड पॉइंट कहाँ पर होता है। ओके अब हम देखेंगे कंपोजिशन, मतलब कि दो शेप को मिला करके तीसरा शेप बन रहा है, ठीक है, दो या दो से अधिक अगर शेप को मिला करके अगर कोई शेप बन रहा है तो उस केस में उसका सेंट्रोइड पॉइंट कैसे निकालेंगे। जैसे आपके पास एक जो है रेक्टेंगल है और एक आपके पास क्या है, देखिए एक ट्राइंगल है। अब क्या हो रहा है, इन दोनों के मिलने से एक जो है फाइनल शेप आपको मिला। देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का आपको सेंट्रोइड पता है, यहाँ पर होता है सेंट्रोइड एट द सेंटर पॉइंट। ओके एंड इन द केस ऑफ ट्राइंगल हमें क्या पता है कि यहाँ पर कहीं होगा इसका सेंट्रोइड जो कि h/3 इधर से ऊपर होगा और इधर से b/3 होगा। ओके यहाँ पर कोई पॉइंट होगा। ओके अब इन दोनों के मिलने से एक नया शेप बन रहा है। अब आपको क्या करना है कि इसका सेंट्रोइड निकालना है आपको, ठीक है। तो यह हो गया आपके पास पहला शेप रेक्टेंगल, ये हो गया आपके पास दूसरा शेप ट्राइंगल। ओके और ये हो गया एक्सिस अपने पास एक्स वाई। ओके
ये आपके पास 0 0 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का यहाँ पर सी जी जो है सेंट्रोइड होगा, हमें पता है, और ट्रायंगल केस में सेंट्रोइड यहाँ पर होगा। ओके, अब जो फाइनल जो शेप आया उसका सेंट्रोइड कहीं यहाँ पर होगा, रिजल्टेंट जो होगा शेप जो है, जो आपके पास जो फाइनल शेप आया उसका सेंट्रोइड जो है यहाँ पर कहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं। सेंट्रोइड निकालना मतलब सेंट्रोइड की लोकेशन आपको बतानी है। तो लोकेशन आप कैसे बताएंगे, कोऑर्डिनेट निकाल करके आप लोकेशन बता देंगे कि अगर हम इस कॉर्नर से देखें तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट ये हैं। ओके, तो ये हमें जो है क्वेश्चन में भी करना है। अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले फिगर नंबर 1 के लिए जो रेक्टेंगल है, एरिया कितना है A1 मान लीजिए, और आपको क्या देखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड देखना है कि ये जो सेंट्रोइड आपको दिख रहा है रेक्टेंगल का, उससे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे दिखते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस अगर ये x1 है और ये अगर हाइट अगर y1 है तो कितने को कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1। ओके, इसी प्रकार से ट्रायंगल के लिए देखें अगर हम, ठीक है, तो इसका एरिया A2 हो गया और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड क्या हो गया, x2 एंड y2। देखिए इस प्रकार से ये हो गया x2 और ये हो गया आपके पास y2। ओके, तो हमें क्वेश्चंस में यही करना है कि आपको जितने भी शेप दे रखे हैं इसका एरिया और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल करके आपको रख देने, मीन्स A1 x1 y1, A2 x2 y2, अगर तीसरा शेप है तो x3 A3 x3 y3। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्या गया हमारे पास, तो आपको निकालना है इस फाइनल जो शेप हमें मिला उसके कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट निकालना। तो इसका फॉर्मूला है अपने पास x बार इक्वल्स टू A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2। इसी प्रकार से y बार का फॉर्मूला क्या है, A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 A2। क्लियर। अब यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर दो शेप जुड़ रहे हैं, पहला था रेक्टेंगल, दूसरा था ट्रायंगल। दोनों अगर जुड़ रहे हैं, दोनों अगर सम हो रहे हैं तो यहाँ फॉर्मूले में आ जाएगा प्लस। ओके, और जब हम घटाएंगे तो माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों शेप यहाँ पर जुड़ करके नए शेप का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस होगा और फाइनल जो सेंट्रोइड होगा वो यहाँ पर कहीं आएगा। और x बार और y बार किसकी वैल्यू है, ये जो है इस सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो ये जो सिंपल तरीका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर दो शेप को अगर हम घटा दें, जैसे कि आपके पास ये जो है रेक्टेंगल है और आपके पास जो ट्रायंगल है, अब हम क्या करें कि इन दोनों को ऐड करने के बजाय मैं क्या करूँ कि मैं जो इस ट्रायंगल जैसा ही मैं पोर्शन में से अगर मैं कट कर दूँ तो क्या होगा, देखिए ये मैंने जो है कट कर दिया। अब फाइनल शेप क्या बना, अब जो है फाइनल शेप आपके पास दिख रहा है आपको, दिस इज द फाइनल शेप, दिस इज द फाइनल शेप। ओके, अब क्या करना है आपको, अब आपको इस फाइनल शेप का जो है सेंट्रोइड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस लीजिए, 0 0 पॉइंट जो है निर्धारित कीजिए किसी भी कोने पे। ओके, नेक्स्ट पहला शेप, और ये जो है दूसरा शेप हो गया, हम जो डेजले से बता देते हैं। ओके, अब क्या करना है आपको, सेम वही काम करना है कि इसका सेंट्रोइड तो यहाँ पर होगा, रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का यहाँ पर कहीं होगा, और फाइनली कहाँ पर होगा, फाइनली जो है कहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले के लिए रेक्टेंगल के लिए, तो इसका एरिया हो गया A1। ओके, और कोऑर्डिनेट हो गया सेंट्रोइड के x1 y1 है ना। इसी प्रकार से अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड के लिए x2 और y2 कोऑर्डिनेट हो गए। ओके, तो इस प्रकार से x1 y1 कोऑर्डिनेट हो गए फर्स्ट शेप के लिए सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट, और x2 y2 किसके हो गए, सेकंड जो शेप है आपको ट्रायंगल है उसके कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, तो एरिया हो गया A2 x2 एंड y2। ओके, और जो फाइनली आपको सेंट्रोइड मिलेगा और यहाँ पर कहीं होगा, आपको क्या करना है, इसके ही कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला होगा आपके पास ये x बार इक्वल्स टू A1 x1 माइनस, अब यहाँ पर जो माइनस हो गया A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2, और y बार हो जाएगा A1 y1 माइनस A2 y2 अपॉन A1 माइनस A2। ओके, तो यहाँ पर हमने माइनस क्यों किया है, देखिए यहाँ पर हमने किस शेप को निकाला था, हमने एक में से दो को निकाला था। हमने क्या किया था, दूसरे शेप को हमने काट के निकाला था, मीन्स दो को हमने माइनस किया है। तो यहाँ पर जो सेकंड टर्म है वहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना, जो आप शेप जो निकालते जाएंगे उसको हम माइनस कर, जैसे कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास एक जो है शेप है, एक्चुअली इनिशियली रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में से आपने क्या निकाला, एक आपने जो है सेमी सर्कल काट के निकाल दिया और आपने जो है एक ट्रायंगल निकाल दिया है। तो आपके पास इनिशियली क्या था, रेक्टेंगल था, आपने सेमी सर्कल निकाल दिया,
ओके, और आपने ये जो है ट्राइंगल निकाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले में से दूसरे को निकाल दिया और तीसरे को भी निकाल दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे इस तरीके से आएगा, a1x1 माइनस a2x2, यानी कि आपने क्या किया है, a2 वाले को बाहर निकाल दिया और आपने 3 वाले को भी बाहर निकाल दिया, मीन्स माइनस a3x3। ठीक है, ये आपके पास जो है रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल में से आपने क्या किया, सेमी सर्कल को बाहर निकाल दिया और काट करके, और आपने जो है ट्राइंगल को भी बाहर निकाल दिया, इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो ये हमें सिंपली यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, तो आपके पास ये पहला न्यूमेरिकल है। ओके, देखिए इन द फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास ये कोई जो है ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए आप जो है सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शेप है इसको आप क्या करें कि स्टैंडर्ड शेप में डिवाइड करें। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एक जो है पार्टीशन कर दूँ तब क्या हो जाएगा, अब आपके पास जो है दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं आपको। ये हो गया पहला रेक्टेंगल और ये जो है दूसरा रेक्टेंगल। ठीक है, अब क्या हो रहा है, दोनों ही शेप जो है मिल करके एक जो है एल शेप का निर्माण कर रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पर जुड़ करके निर्माण कर रहे हैं, जुड़ करके एल शेप बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अब यहाँ पर जो है यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ये वाला। ओके, एक्स बार इक्वल्स टू a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। ओके, एंड y बार इक्वल्स टू a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2। ओके, तो इस प्रकार से सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि सबसे पहला काम आपको करना है कि एक्सिस आपको डिफाइन करने कि हम एक्सिस क्या लें। ओके, तो यहाँ पर मैं एक्सिस ले लेता हूँ। यहाँ पर जो सबसे पहले मुझे लेना है ओरिजिन पॉइंट, तो मैंने यहाँ पर ले लिया ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, 0,0, और ये होगा आपके पास एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपके पास एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, अब क्या करना होगा, देखिए अब हमें करना ही है कि आपको पहले शेप के लिए क्या निकालना है, ए निकालना है, एक्स निकालना है और वाई निकालना है, मीन्स a1 x1 y1 निकालना है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे शेप के लिए आपको क्या करना है, a2 x2 और y2 निकालना है। जैसे आपके पास ये 6 डाटा आ जाएंगे, आप क्या करेंगे, एक्स बार निकाल लेंगे और वाई बार निकाल लेंगे और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर करते हैं, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे a1। तो a1 के लिए देखिए, a1 के लिए क्या है, देखिए आपके पास जो है ये पहला ट्राइंगल ये रहा, सॉरी रेक्टेंगल, पहला रेक्टेंगल आपके पास ये है। इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, देखिए लेंथ इज 80 एंड विड्थ इज 20, तो कितना हो जाएगा, 80 इंटू 20 इज द एरिया। तो सो द एरिया फॉर 1, अगर हम 1 की बात करें तो 1 के लिए एरिया कितना हो गया, एरिया इक्वल्स टू 80 इंटू 20, दैट इज 1600 मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। ओके, सो दिस इज a1। ओके, इसको हम बोलेंगे a1। ओके, नाउ x1 y1 कैसे निकालेंगे, देखिए इसका सेंट्रोइड पॉइंट कहाँ पर है, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ओके, तो इस अगर रेक्टेंगल की बात करें तो इस रेक्टेंगल के लिए सेंट्रोइड कहाँ पर होगा, ये जो यहाँ पर होगा सेंट्रोइड, कहीं यहाँ पर जो है सेंट्रोइड होगा। ओके, एट द मिड। ओके, तो अब क्या करना है, मुझे इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं। तो इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए अगर आप एक्स दिशा में चलें तो कितनी डिस्टेंस आपको चलनी पड़ेगी, यहाँ पर द डिस्टेंस इन द एक्स डायरेक्शन इज 80/2, दैट इज द 40 mm। ओके, और अगर इसी प्रकार अगर आप चलें वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो कितना चलना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर आपको चलना पड़ेगा टोटल, देखिए यहाँ पर टोटल 100 है, 20 माइनस हो तो कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 80 हो जाएगा। ओके, तो 80 तो आपको ये जोड़ना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपके पास 80 प्लस, और प्लस क्या, देखिए कितना ऊपर है, यहाँ से 10 mm ऊपर होगा, क्योंकि क्या टोटल 20 है, तो एट द मिड होगा ये, तो कितना आपको चलना है और ऊपर 10 ऊपर चलना है, तो कितना हो जाएगा +10। सो दिस इज +10, तो कितना हो गया आपके पास 90। ओके, सो x1 इज 40 एंड y1 इज 90। तो इस प्रकार से आपके पास आ गया x1 एंड y1 इज
x1 इक्वल्स टू 40 एंड y1 इक्वल्स टू 90 mm। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि आपको अब जो है शेप जो दूसरा है उसके लिए आपको काम करना है। तो शेप 2 के लिए एरिया क्या होगा, देखिए विड्थ इसकी 20 है और लंबाई कितनी इसकी 80 हो गई, ठीक है। टोटल यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो 20 तो हमें यहाँ हमने क्या किया यहाँ से यहाँ तक निकाल दिया, टोटल कितना 80, तो 80 इंटू 20 कितना हो गया 1600। तो यहाँ पर सेकंड शेप के लिए फॉर द सेकंड शेप A2 कितना हो गया आपके पास, A2 इज अगेन 1600 mm स्क्वायर एंड x2 y2 निकालें अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सेंटर्ड होगा इसका, यहाँ जो सेंटर्ड होगा क्या होगा, एट द मिड पॉइंट होगा। रेक्टेंगल के लिए हमें पता है ना जो स्टैंडर्ड से कि क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर जो मिड में कहीं होगा। ओके, अब अगर ना आपको इस सेंट्रोइड पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, x से डिस्टेंस कितना है x पे और y में कितना डिस्टेंस, वो क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो x पे कितनी डिस्टेंस होगी 10 होगी। 10 क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 10 हो जाएगी। ओके, इसी प्रकार से अगर हम y दिशा में बात करें तो इन द y डायरेक्शन क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 40 हो गई, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी इसकी 80 है, तो 80 का आधा कितना हुआ 40, तो कितना हो गया 10,40। तो यहाँ पर x1 हो गया आपके पास 10 एंड x2 y2 हो गया आपके पास 40। तब अगर आपको सिंपली जो है फार्मूले में पुट करना है, तो आइए फार्मूला पुट करते हैं यहाँ पर। तो फार्मूला इज x बार इक्वल्स टू a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। ओके, तो इसी प्रकार से आप इसको रखिए फॉर्मूले में। a1 की वैल्यू कितनी है 1600, x1 कितना आपके पास, x1 इज 40, ओके, प्लस a2 कितना आपके पास, a2 अगेन क्या है 1600 है, और आपके पास x2 कितना है, x2 इज 10, ओके 10 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 कितना हो गया 1600 प्लस 1600। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा, द आंसर विल बी 50 mm। मीन्स यहाँ पर x बार की वैल्यू कितनी आ गई 50 mm आ गई। इसी प्रकार से अगर हम y बार निकालें तो y बार का फॉर्मूला क्या है बच्चों, द फॉर्मूला ऑफ y बार इज a1 y1 प्लस a2 y2 a1 प्लस a2। ओके, तो यहाँ पर a1 कितना है बच्चों, a1 है 1600, ओके, y1 कितना है, y1 इज 90 प्लस a2 कितना है अगेन 1600, और आपके पास y2 कितना आपके पास, y2 इज 40 अपॉन 1600 प्लस 1600। हाँ, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, इसका आंसर जो है 50 नहीं होगा 25 हो गया ना। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर विल बी 25 mm। ओके, क्लियर। और यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपके पास, यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास सॉल्व करने पे 65 mm। ओके, सो y बार इक्वल्स टू 65। तो यहाँ पर दोनों ही कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास। x से कोऑर्डिनेट क्या है 25, y कोऑर्डिनेट क्या है 65। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप जो CG पॉइंट निकालेंगे सेंट्रोइड, तो वो कहाँ पर आएगा, देखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे इसके 25 और 65 है ना। देखते हैं यहाँ पर 25 डिस्टेंस x डायरेक्शन में, ओके, तो यहाँ पर आप चलिए 25 डायरेक्शन, तो यही आपके पास क्या है ओरिजिन पॉइंट है। इस अब 25 चलना मतलब क्या हो गया 20 तो ये हो गया, और 5 और आगे चलना है आपको। ओके, दिस इज द x बार, और y बार कितना होगा, ऊपर आपको कितना चलना है 65 चलना है। इट मीन्स ऊपर यहाँ पे आप जो है 65 चल रही है 65। तो इसका मीन क्या है कि जो यहाँ पर कहीं इसका जो है सेंट्रोइड पॉइंट मिलेगा, जो क्या है ऑब्जेक्ट से आउटसाइड है, इनसाइड नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे निकाल लिया सेंटर्ड ऑफ दिस शेप।
ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज देयर इज अ टी सेक्शन, और इस टी सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको सेंट्रोइड पॉइंट निकालना है। तो इस टी सेक्शन का सबसे एक बेनिफिशियल पॉइंट क्या है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये जो है सिमेट्रिक है, इस ये जो वाई एक्सिस है आपके पास, इट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस वाई एक्सिस। ओके, ये क्या है आपके पास, दिस वाई एक्सिस के अबाउट है, ये क्या है, सिमेट्रिक है। दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस वाई एक्सिस। ओके, तो इसका बेनिफिट ये है कि इसका जो सी जी पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करेगा, इस एक्सिस पर कहीं ना कहीं लाई करेगा। ओके, इस एक्सिस पर ही कहीं ना कहीं सी जी पॉइंट लाई करेगा, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे। तो यानी कि हमें यहाँ पर वाई बार निकालने की कोई हमें यहाँ पे जो है एक्स बार निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। हम क्या निकालेंगे, केवल हमें हाइट निकालनी है यहाँ पर, ओनली हाइट। क्या निकालें, हमें केवल केवल हाइट निकालनी है। ओके, तो हम यहाँ पर लेते हैं इस बिंदु को, इस बिंदु को हमने लिया है, देखिए किस बिंदु को लिया है हमने यहाँ पर, हमने जो है इस बिंदु को हमने ले लिया 0 0 पॉइंट हमने यहाँ पर मान लिया है। ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड एज 0 0 पॉइंट। यहाँ पर हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस। हमें क्या करना है, केवल हमें जो है वाई बार ही निकालना है, एक्स बार क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि एक्स बार तो यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि ये जो है इसी लाइन पर वाई एक्सिस पर ही कहीं ना कहीं सी जी पॉइंट आपका लाई करेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है क्लियरली मेंशन करना होगा कि आपने इस बिंदु को, आपने जो है मूल बिंदु लिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक सिमेट्रिक लाइन है जिसके अबाउट शेप सिमेट्रिक है। ओके, तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप क्या कह देंगे कि एक्स बार यहाँ पर 0 है, क्योंकि सेंट्रोइड कहाँ है, इस लाइन पर ही कहीं ना कहीं मौजूद है। ओके, तो आप जो है वाई बार कैसे निकालेंगे, तो वाई बार निकालने का वही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आप जो 2 शेप में डिवाइड कीजिए इसको। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ तो क्या हो गया, पहला शेप आपके पास ये हो गया और दूसरा शेप आपके पास ये हो गया। अब क्या निकालना है, a1 x1 y1 निकालना है, और आपको x2 a2 x2 y2 निकालना है। क्लियर, ओके। तो यहाँ पर आप निकालिए a1 निकालिए, तो a1 कितना आ जाएगा, देखिए a1 के लिए 160 एंड 10, तो कितना आंसर आ गया 160 एंड 10 1600 मिलीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर हमें x निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम केवल y की बात कर रहे हैं, केवल हम जो है y बार निकालना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक और चीज़ लिखा हुआ है कि x बार 0 क्यों है, सिमेट्रिसिटी की वजह से। ओके, क्योंकि हमने 0 0 यहाँ पर मान लिया है और ये इस एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। ओके, तो पहले शेप के लिए हमने क्या ले लिया, a1 इतना है, और y1 कैसे निकालेंगे, देखिए y1 फॉर दी कल हमने यहाँ पर यस यहाँ पे जो सेंट्रोइड लिया है, यहाँ पे जो 0 0 पॉइंट लिया है इन्होंने, वो कहाँ लिया है, वो लिया है यहाँ पर एट द टॉप, यहाँ पर इन्होंने लिया, लेकिन हमने कहाँ पे लिया, हमने जो है एट द बॉटम यहाँ पे लिया। तो हमारे जो है y1 कितना आ जाएगा, y1 आ जाएगा अपने पास, देखते हैं y1 कितना आएगा। देखिए y1 के लिए 150, तो आपको इतना चलना पड़ेगा 150। ओके, और इसका सेंट्रोइड कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं होगा सेंटर में। तो टोटल हाइट कितनी है 10, तो आपको जो 5 और चलना पड़ेगा ऊपर। इसका मतलब क्या हो गया, 155 इज द वैल्यू ऑफ y1। ओके, सो 155 mm अकॉर्डिंग टू अवर एजम्पशन। ओके, इसी प्रकार से 2 के लिए बात करें तो a2 कितना आ जाएगा, a2 इज देखिए 150, तो आपके पास लेंथ है और 10 इसकी जो है डेप्थ होगी, तो a2 कितना आ गया 1500 जो मिलीमीटर स्क्वायर। अब y बार कितना आ जाएगा, देखिए y बार आ जाएगा आपके पास, आप क्या करें 150 का आप क्या करें, आधा कर दें। इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा, अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पर कहीं होगा। ओके, यहाँ पर कहीं आपको दिखेगा। तो इसकी हाइट क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक इसका जस्ट आधा होगा 150 का, कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ पर a2 आ जाएगा आपके पास y2 आ जाएगा आपके पास 75 mm। ओके, अब हम क्या करें, अगर इसको फॉर्मूले में पुट करें तो देखते हैं कितना आता है। लेट मी पुट इन द फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला क्या कहता है, y बार इक्वल्स टू
ए वन कितना है आपके पास 1500 सॉरी 1600 mm 1600 मिलीमीटर स्क्वायर इंटू वाई वन कितना है 155 ओके प्लस अगेन ए टू एंड वाई टू कितना आपके पास 75 डिवाइड बाय 1600 प्लस 1500। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ में आंसर मिलेगा 116.29 मिलीमीटर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सेंट्रोइड है वो कहाँ पर है, इसका जो सेंट्रोइड है वो है हमारे पास इस कितनी हाइट पर है 116.29 मीन्स यहाँ पर जो है यहाँ पर कहीं जो है आपको पॉइंट आप मिलेगा आपको जिसकी हाइट कितनी हो जाएगी 116.29। ठीक है, तो हमने यहाँ पर निकाला है बॉटम फाइबर से कितना ऊपर है 116.29 है, और इसमें कैसे निकाला गया है, इसमें जो है टॉप फाइबर से निकाला गया है, देखिए 73.41 फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो अगर आप 73.71 और 116.29 को अगर शाम करें तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 160, और टोटल हाइट कितनी है 160 ही है, देखिए 150 ये रही और 10 आप करें टोटल हाइट कितनी है 160 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 0 पॉइंट लें तब भी आंसर सेम आ रहा है, लोकेशन सेम आ रही है, और अगर आपने बॉटम को लिया है तब भी लोकेशन यहाँ पर सेम आ रही है। ओके, तो आप जैसा ओरिजिन पॉइंट लेंगे ठीक है वैसा आपके पास आंसर आएगा, पर लोकेशन सेम वही आएगा। ठीक है, आप जो है कहीं भी आप जो है ओरिजिन पॉइंट लेंगे, कहीं भी आप एक्सिस मानेंगे, लेकिन सेंट्रोइड पॉइंट तो वहीं आएगा जहाँ पर उसको आना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने जो है सेंट्रोइड पॉइंट निकाल लिया। अब नेक्स्ट जो है थर्ड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये हो रहा है क्या, एक आपके पास शेप है और इसमें से हमने क्या किया है सेमी सर्कल, और हमने क्या किया है सेमी सर्कल और जो है ट्रायंगल को निकाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 शेप हो गए, एक तो हो गया रेक्टेंगल, एक हो गया सेमी सर्कल और एक हो गया आपके पास ट्रायंगल। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है सेंटर पॉइंट और सॉरी ओरिजिन पॉइंट और एक्सिस मान लेते हैं। तो माना कि ये पॉइंट आपके पास क्या है, ओरिजिन पॉइंट है 0 0 ओके, और ये आपके पास एक्स एक्सिस तो पहले से मान रखा है यहाँ पर, और ये आपके पास वाई एक्सिस। ओके, तो पहले से मान रखा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम जो है A1 हम जो पहले स्टेप के लिए हम क्या निकालते हैं A1 x1 y1। ठीक है, दूसरे के लिए हम निकालते हैं A2 x2 y2, तीसरे के लिए हम निकालते हैं A3 x3 y3। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे इस रेक्टेंगल के लिए। तो फॉर द रेक्टेंगल डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखिए रेक्टेंगल आपका कहाँ से कहाँ तक है, ये जो है पूरा रेक्टेंगल है अपने पास। इस रेक्टेंगल के लिए लेंथ कितनी होगी, देखिए 150 होगी, और हाइट कितनी होगी, हाइट भी 150 हो गई, मीन्स 100 25 एंड 20 मतलब क्या आपके पास ये एक स्क्वायर है। तो एरिया कितना हो गया 150 इंटू 150 22500 mm स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, कि आपके पास इसका सेंट्रोइड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर मिड में कहीं आएगा। ओके, कहाँ पर आएगा, यहाँ जो है कहीं मिड में जो है पॉइंट आएगा आपके पास। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी 150 का आधा कर लो आप 75 एक्स बार, और वाई बार क्या होगा, वाई बार भी 150 का आधा कर लो 75। ओके, तो A1 x1 y1 आ गया। अब बात करेंगे हम सेमी सर्कल के लिए, 2 के लिए। तो सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर और उसका आधा कर लो। ठीक है, और इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना, देखिए अगर डायमीटर अगर 100 है तो रेडियस कितना हो गया, तो ये जो है रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, रेडियस इज 50। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर बाय 2 निकाल लेंगे, तो आपके पास एरिया आ जाएगा 3925 mm स्क्वायर। अब हम निकालते हैं यहाँ पर x2 कि x2 कितना होगा। देखिए, तो जैसा कि हमें पता है, हमें क्या पता है, देखिए जैसे कि हमें पता है कि इसका सेंट्रोइड कहाँ पर होता है, फॉर दी सेमी सर्कल इसका जो है सेंट्रोइड इस लाइन पर कहीं होता है, और कितनी बेस से कितना दूर होता है, ये बेस से दूर होता है अपने पास 4r/3 पाई। ओके, तो हमें क्या निकालना, हमें x2 निकाल, तो x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कहलाएगी x2, यानी कि x दिशा में
इस पॉइंट तक की दूरी क्या कहलाएगी, x2 कहलाएगी। तो क्या करना है आपको, टोटल 150 में से अगर आप इसको माइनस कर दें, 150 में से टोटल लेंथ में से अगर आप इसको माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, x2 आ जाएगा। तो x2 कैसे निकालेंगे, x2 निकलेगा 150 माइनस 4r/3π। आप इसको जो है सॉल्व कीजिए वैल्यू रख के, तो आपके पास आ जाएगा 128.77 मीटर, सॉरी है ना, यहाँ पे मिस्टेक है, होगा। तो दिस इज mm। इस प्रकार से y2 कैसे निकलेगा, देखिए y2 निकालने के लिए देखिए y2 कहाँ पर होगा, तो y2 जो है इस लाइन पर ही, y2 क्या है, y2 देखिए लोकेशन तो ये हो गई सेंट्रोइड की, ओके। तो इस सेंट्रोइड के लिए x2 की वैल्यू तो इतनी होगी और y2 की वैल्यू कितनी होगी, हाइट इसकी है ना। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो गई, 25 तो ये हो गया आपके पास, और 50 ये हो गया, मीन्स कितना हो गया, 75। तो दिस इज 75 mm, ओके। अब इसी प्रकार से अब क्या करना है आपको, ट्राइंगल के लिए आपको निकालना है A3। तो ट्राइंगल की हाइट वेट क्या है देख लेते हैं यहाँ पर। फॉर दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के लिए देखिए टोटल इस जो है साइड कितनी है अपने पास, स्क्वायर की 150 है। 150 में से आप क्या करें, 50 निकाल दो, तो ये जो आपके पास ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी, ट्राइंगल की हाइट होगी अपने पास 100, ओके। सो h बराबर 100। इसी प्रकार से अगर हम वेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये लेंथ कितनी है 100 और टोटल कितना है 150। तो ये कितना बचा अपने पास, ये बचा अपने पास सॉरी 50, मीन्स b कितना है आपके पास, 50 है, b इज़ 50, ओके। तो आप जो है एरिया निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, b की वैल्यू 50 है, h की वैल्यू 100 है। तो आपके पास A3 क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 50 इंटू 100 दैट इज़ 2500 mm स्क्वायर आ गया। अब हम बात करते हैं x3 की। x3 कैसे निकालेंगे, देखिए अब इसका जो सेंट्रोइड पॉइंट कहाँ पर होगा, इस ट्राइंगल के लिए इसका सेंट्रोइड पॉइंट जो है यहाँ पर कहीं होगा, ओके। और इसके सेंट्रोइड पॉइंट की खासियत क्या होती है कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है, b/3 होती है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है, h/3 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करें आप, अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास सेंट्रोइड पॉइंट है इसका हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x2 कितना हो जाएगा, x3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, x3 हो जाएगी। तो कितनी होगा ये, b/3 मतलब कि 50/3 हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से x3 बराबर b/3 दैट इज़ 50/3 और 16.67 mm आ गया आपके पास। अब हम बात करें y3 की, तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है पूरी, ओके। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, h/3 हो गई। तो मतलब क्या करना है आपको, टोटल जो डिस्टेंस है 150 की, 150 में से आपको क्या करना है, h/3 अगर आप घटा दें तो आपके पास ये पूरी डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से सेंट्रोइड की, जो है आपके पास क्या आ जाएगा, y3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से y3 कैसे निकलेगा, y3 इज़ 150 माइनस h/3 दैट इज़ 116.67 mm। तो इस प्रकार से हमारे पास a1 x1 y1 आ चुका है, a2 x2 y2 आ चुका है, और a3 x3 y3 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, देखिए x बार निकालना है आपको। तो x बार के लिए a1 x1 माइनस a2 x2 माइनस a3 x3 अपन a1 माइनस a2 माइनस a3। तो यहाँ पर माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि रेक्टेंगल में से हमने ट्राइंगल निकाला है और सेमी सर्कल निकाला है, ओके। इसी प्रकार से आप जो है सारे वैल्यू पुट कीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 70.94 mm। इसी प्रकार से वाई बार का भी आप जो है फॉर्मूला रखिए और आपके पास वाई बार की वैल्यू आ जाएगी 68.52, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक दिशा में आपको कितना चलना है 70.94 और वाई दिशा में कितना चलना है आपको 68.52। तो वह पॉइंट आपको सेंट्रोइड पॉइंट मिल जाएगा, फाइनल जो शेप हमें मिला है उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपको पता करना है कि कौन कौन से शेप यहाँ पर मौजूद हैं, वो जुड़ रहे हैं या फिर हम इसको घटा रहे हैं। और दूसरा आपको जो है ओरिजिन पॉइंट लेना है और एक्सिस बना करके आपको देखना है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, जो है प्रत्येक जो शेप आपके पास दिख रहा है उसके जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, उसके हिसाब से आगे जो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसा हमने देखा कि सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में अंतर क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी का होता है जिसमें मास या वेट होता है, ओके। और सेंट्रोइड उसका होता है जिसमें मास नहीं होता है, केवल क्या होता है वो प्लेन सरफेस होता है, उसमें केवल क्या होता है एरिया होता है, ठीक है।
तो अगर हम 3D बॉडी की बात करें जिसमें वजन होता है, तो इसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहाँ होता है, तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम इस स्क्वायर, अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब के लिए क्या होता है, एट द मिड पॉइंट, एट द सेंटर पॉइंट क्या होता है आपके पास, आपको जो है यहाँ पर CG पॉइंट आपको यहाँ पे जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया है 0 0 पॉइंट, ये ले लिया मैंने x, ओके, और यहाँ पर ये मैंने ले लिया y, ओके, और ये मैंने ले लिया यहाँ पर z पॉइंट, z एक्सिस, सॉरी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, हमें जो यहाँ पर जो 3 चीज़ निकालनी पड़ेगी। पहला x बार कितना है, y बार कितना है और z बार कितना है, ओके। तो अगर ये आपके पास क्यूब है तो क्यूब की हाइट क्या होती है, a, लेंथ भी a होती है और चौड़ाई भी a होती है। तो x बार y बार कितना होगा, a/2, ओके, दिस इज आल्सो a/2 एंड दिस इज आल्सो a/2, क्लियर, ओके। अब हम बात करें इसी प्रकार से क्यूबॉइड की बात करें अगर, तो क्यूबॉइड में भी क्या होगा, एट द मिड क्या होगा, आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्राप्त होगा। और यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर ले लें 0 0 पॉइंट, और ये हो गया आपके पास x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो इस केस में क्या होगा, अगर x एक्सिस में क्या है, अगर आपके पास जो है विड्थ h है, डेप्थ आपके पास, सॉरी, लेंथ अगर आपके पास l है, ओके, अगर विड्थ आपके पास b है, सॉरी, अगर आपके पास विड्थ अगर b है और अगर हाइट आपके पास h है, तो इस केस में x बार कितना हो जाएगा, x बार इक्वल्स टू l/2, y बार इक्वल्स टू b/2 एंड z बार इक्वल्स टू h/2। ठीक है, तो काफ़ी इजी है। अब इसी प्रकार से हम बात करें अगर इस जो है सिलेंडर की, तो सिलेंडर में कहाँ होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट, एट द मिड पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि इस बेस से कहाँ होगा, जस्ट आधा आपको ऊपर चलना है, और एट दी रेडियल पोजीशन, ये जो सेंटर पोजीशन है इसके जस्ट ऊपर लेना है आपको, और ये, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हाइट कितनी हो जाएगी, h/2 हो जाएगी, और जस्ट क्या होगा, ये जो सेंटर की जो लाइन जा रही है, ये जो सेंटर की जो लाइन जा रही है इसके जस्ट ऊपर ही होगा ये, लेकिन h/2 हाइट पर होगा। इसी प्रकार से अगर हम कोन की बात करें, ये कॉनिकल शेप आपको दिख रहा है, इस कॉनिकल शेप के लिए जो CG पॉइंट होता है वो क्या होता है, ये जो क्या होता है, वर्टिकल के अबाउट सिमेट्रिक होता है, यहाँ पर दिस इज सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल, ओके। तो यहाँ पर सॉरी, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पर CG पॉइंट क्या होगा, इस एक्सिस पर ही कहीं ना कहीं होगा। तो कितना ऊपर होता है, तो ये होता है आपके पास इस बेस से h/4 हाइट, अगर टोटल हाइट अगर h है तो कितना ऊपर होगा CG पॉइंट, ये होगा h/4 ऊंचाई पर आपको जो है CG पॉइंट यहाँ पर जो है प्राप्त होता है, ओके। इसी प्रकार से हम बात करें स्फेयर की, जो आपके पास स्फेयर है, गोला है, तो गोला का जो है CG पॉइंट कहाँ पर होता है, एट द सेंटर, ओके, एट द सेंटर होता है। तो ये हमें जो सिंपली ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगर हम बात करें हेमीस्फेयर की, मतलब कि अर्धगोले की बात करें, तो इस अर्धगोले में क्या होता है, देखिए इस अर्धगोले में जो CG पॉइंट होता है वो, देखिए अर्धगोला क्या है आपके पास, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब यहाँ पे जो CG पॉइंट क्या होगा, इस एक्सिस पर ही कहीं ना कहीं हमें प्राप्त होने वाला है। तो कहाँ प्राप्त होगा, ये जो है, ये जो आपके पास बेस है, इस बेस से कितनी ऊंचाई पर हमें प्राप्त होगा, तो वो है आपके पास, दिस इज 3r/8 हाइट पे आपको प्राप्त होगा यहाँ पर ये। तो ये हमें क्या रखना है, सिंपली ध्यान रखना है। तो सिलेबस में आपके केवल इतना ही था कि आपको CG पॉइंट यहाँ पर जो है ध्यान रखने हैं वेरियस शेप के लिए, और सेंट्रोइड पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं वेरियस शेप के लिए, ओके। और जो है कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड है किस पे, सेंट्रोइड पे, जिसमें 2 या 3 शेप को कंबाइन करके हम यहाँ पर जो है फाइनल शेप हमें प्राप्त होता है, उसका हम क्या करते हैं, सेंट्रोइड निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यूनिट 4 अभी कंप्लीट होती है। थैंक यू।